हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि विंड लोड कैलकुलेशन एज पर IS 875 पार्ट 3 अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन जो इस सीरीज में देखने वाले हैं वो अपना जो रहेगा वो एक पिच्ड रूफ वेयर हाउस जो होता है उसके लिए रहेगा। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें होती है विंड लोड के लिए, तो विंड लोड के लिए बेसिक चीज़ें क्या होती है, जैसे VZ अपना मान लो है, ये विंड स्पीड होती है। तो अपना बेसिक विंड स्पीड VB, K1, K2, K3 एंड K4, ये अपने 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, K1, K2, K3 एंड K4। और VB जो होती है वो बेसिक विंड स्पीड होती है। VB के लिए अपन इसमें पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिजाइन विंड स्पीड VZ होता है VB, K1, K2, K3, K4। ठीक है, VZ जो होता है वो होता है डिजाइन विंड स्पीड एट हाइट Z। K1 अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर रहता है या रिस्क कोएफिशिएंट अपन कह सकते हैं, वो अपन को क्लोज 6.3.1 में मिलने वाला है। K2 टेरेन रफनेस और हाइट फैक्टर वगैरह होता है, 6.3.2 में अपन को देखने को मिलेगा। K3 अपना टोपोग्राफी फैक्टर जो 6.3.3। एंड फाइनली K4 इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन, ये अपना 6.3.4 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिजाइन बेसिक विंड स्पीड की। तो बेसिक विंड स्पीड के लिए अपन को IS कोड में अपन को एक दिया हुआ है पूरा मैप। ये मैप अपन को IS कोड में देखने को मिलेगा। इसका पेज नंबर कुछ 6 है। यहाँ पे आपको सारी बेसिक विंड स्पीड और उसका जो वैल्यू है यहाँ देखने को मिलेगा। तो अपने पास रहता है 33 से स्टार्ट होता है, 33, 39, 44, 47, 50 एंड 55। ठीक है, ये अपनी बेसिक विंड स्पीड रहती है। तो ये अपन को चेक करना पड़ेगा इस मैप के थ्रू। और अगर नहीं तो आप गूगल करके आपकी जो सिटी है, जो स्टेट है, आप उसको गूगल पे डालेंगे तो आपको वो निकाल कर दे देगा। दूसरा अपना था K1 फैक्टर। तो K1 अपना था रिस्क कोफिशिएंट, तो वो अपन को टेबल 1 में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए लाइफ अगर 50 ईयर्स की है तो अपना फैक्टर सिर्फ 1 रहता है। फिर उसके बाद आप आ जाओ टेम्पररी शेड वगैरह है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के लिए काम आता है, फॉर्म वर्क वगैरह, फॉल्स वर्क, स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सबके लिए। तो वो अपना 5 साल के लिए रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम मान लो 5 साल के लिए है, तो उसका अपना ये 0.82 0.76 वगैरह ये रहता है। ये पूरी वैल्यूज रहती है। और एक वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है, अपनी VB के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बताया आपको 33 वैल्यू रहती है, 39, 44, 47, 50 एंड 55 तक रहती है। तो यहाँ से अपन को K1 फैक्टर मिल जाएगा, K1। इसके बाद अपन देखते हैं ये सब फॉर्मूला वगैरह है, अपन को टेबल यूज़ करनी है। बाकी ये फॉर्मूला वगैरह आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको कुछ कैटेगरीज भी यहाँ डिवाइड करी हुई है इन्होंने। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 होती है। मेरे को चेक करने दो कैटेगरी कहाँ लिखी हुई है। जैसे ये कैटेगरी 4 यहाँ पे गिवन है, ऐसे ही कैटेगरी 1, 2, 3 भी कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिलेगी। ये कैटेगरी 3 के लिए यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पर कैटेगरी 1 ये रहा, 1 अपन को मिल चुका है। तो 2 भी इधर IS कोड में ही है। कैटेगरी 3, अभी कैटेगरी का काम कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। जब अपन फैक्टर निकालेंगे ये वाला टेबल 2 से, अपना जो फैक्टर निकलेगा डिजाइन विंड स्पीड का जो K2 फैक्टर होता है, K2 फैक्टर उसके लिए अपन को कैटेगरी का काम आता है। अब बात करते हैं तो ये कैटेगरी अपनी कौन कौन सी है, तो मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। कैटेगरी 1 जो रहती है अपनी, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कैटेगरी 1 को नाम देता हूँ मैं C1। ठीक है, तो C1 अपना ऐसा है जो खुली स्पेस है, जहाँ पे दूर दूर तक बिल्डिंग्स है अपनी, पास पास नहीं दूर दूर बिल्डिंग है। तो उसको अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो ऑब्स्ट्रक्शन से अपने स्ट्रक्चर के बीच में, यानी कि कोई क्लिफ पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा अपने स्ट्रक्चर के बीच में आसपास में, तो अपन ये यूज कर सकते हैं। C2 की बात करें तो फार अवे स्पेस है, मतलब कि दूर दूर तक पहाड़ है अपने, और दूर दूर तक बड़ी बड़ी टॉल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो अपन से कह सकते हैं कि फार अवे स्ट्रक्चर से अपने। ठीक है, C3 कैटेगरी 3 को अपन ऐसा बोल सकते हैं क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, यानी कि हाई रेज बिल्डिंग जो है वो क्लोजली स्पेस्ड है। और
और C4 आता है अपना, वो है अपना हाईली क्लोज्ड स्पेस्ड बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे सिटीज वगैरह में होता है ना, मेट्रो सिटीज में, तो हाईली क्लोज्ड अपना स्पेस्ड बिल्डिंग्स अगर है तो अपन ये वाला कह सकते हैं कि वो कैटेगरी 4 में है। और अपन यहाँ पे इनको रीड करेंगे अगर, तो अपन को वो देखने को मिलेगा। एक पूरा अपन रीड करके देखते हैं। चलो, कैटेगरी 1 है एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विथ फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। कैटेगरी 2 का यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ रीजनल बेसिक विंड स्पीड, जिसे मैं बता रहा था वीबी के लिए, एंड अनडेवलप्ड स्पार्सली बिल्ट अप आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, जैसे गांव वगैरह होते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन वगैरह में, ओपन लैंड एडजेसेंट टू सी कोस्ट may also be classified as category 2 due to roughness of large sea waves at high winds, है ना, ये कैटेगरी 2 में आ गया। जैसे मैंने बताया था कैटेगरी 2 आपको फार अवे बिल्डिंग हो गांव वगैरह में। कैटेगरी 3 जो होती है वो टेरेन विथ न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग द साइज ऑफ बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर अप टू 10 मीटर, यानी 10 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग अपने आसपास है, और विथ अ फ्यू आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके बाद अपना कैटेगरी 4 रहता है। कैटेगरी 4 में कहता है टेरेन विथ न्यूमेरस हाईली क्लोज्ड स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, अपन को इतना अभी डीप में नहीं जाना, अगर बेसिक आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपके लिए इतना जाना ही जरूरी है। तो कैटेगरी 4 जैसे हाईली क्लोज्ड स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन आ गए अपने, तो अपन कैटेगरी 4 में उसको डालेंगे। दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट लार्ज सिटीज, मैंने बताया ना आपको, मेट्रो सिटीज वगैरह, जनरली विच ऑब्स्ट्रक्शन अबाउट 25 मीटर एंड वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, मैंने बताया आपको अपना मेट्रो सिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पे जो पास पास में टॉल स्ट्रक्चर्स है तो वहां पे अपन कैटेगरी 4 में डाल सकते हैं। अब इनका काम क्या है, क्या देखो, अपने स्ट्रक्चर की हाइट अपन को यहाँ से निकाल लेनी है, 10 मीटर, 15, 20, 30 अप टू 500 मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना हाइट जेड हो गया। फिर है आपका कौन से कैटेगरी में लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेरेन 1 में लाई कर रहा है तो आपको यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है, के टू फैक्टर जो है K2, फिर आपको यहाँ से पिक करना है, ये वाला कौन सा है वो अपन को देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अगर अपन बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की, तो वेयर हाउस वगैरह वो अगर सिंगल फ्लोर होते हैं तो वो ऑलमोस्ट 10 मीटर तक जाते हैं, और कोई कोई 15-20 मीटर तक भी चले आते हैं अगर टॉल स्टोरी हो। अब यहाँ पे देखो और दिया हुआ है फॉर इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ हाइट जेड गिवन यूज लीनियर इंटरपोलेशन, अगर मान लो 10 और 15 के बीच में कहीं पे है तो अपन को इन दोनों के बीच में लीनियर इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ये वैल्यूज है इनको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपना K3 फैक्टर टोपोग्राफी फैक्टर होता है, K3 फैक्टर याद रखना, K3 जो होता है वो टोपोग्राफी फैक्टर होता है, टोपोग्राफी फैक्टर K3। अब K3 फैक्टर का क्या काम है, जैसे कि इसकी जो वैल्यूज रहती है अपने पास, वो ऑलमोस्ट अपने इसकी जो रेंज मतलब K3 की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर 1.36 के बीच में रहती है ना। अगर अपना बेसिक है यानी कि अपन को 1 कब लेना है, जब द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी शैल बी significant एट अ साइट व्हेन द अपविंड स्लोप थीटा इज मोर देन अबाउट 3 डिग्री एंड बिलो दैट द वैल्यू ऑफ K3 मे बी टेकन टू इक्वल टू 1, ठीक है। 1 ले सकते हैं अगर अपन 3 डिग्री तक अपना स्लोप है, और द वैल्यू ऑफ K3 इज कन्फाइंड इन द रेंज ऑफ 1 to 1.36 फॉर मोर देन 3 डिग्री, अगर 3 से ज़्यादा है, अगर अपना 3 से ज़्यादा हो गया स्लोप, जैसे मान लो आप किसी पहाड़ पे बना रहे हो या अपग्रेड पे बना रहे हो तो स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे अपना स्लोप अगर 3 से ज़्यादा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, NX जो C है पीछे लास्ट में गिवन है वहाँ से जाके अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फाइंड आउट भी कैसे करनी है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से 1.36 के बीच में रहती है, ठीक है। अब लास्ट एक और फैक्टर बचा है साइक्लोनिक इंपोर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोनिक रीजन, वो है K4, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट साइक्लोन इंपोर्टेंस फॉर इमरजेंसी सर्विसेज सच एज साइक्लोन शेल्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए अपन इसमें 30% और ऐड करते हैं, इसलिए इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कम्युनिकेशन टावर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हो गया। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है तो उसका 1.15 लेंगे, ऑल अदर स्ट्रक्चर है तो 1 लेके चलेंगे, ठीक है। और साइक्लोनिक एरिया के अंदर अगर आपका है
तो K4 उसके लिए यहाँ पे एक गिवन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट ग्रेजुअली रिड्यूस in speed as they approach the sea coast. Cyclonic storm generally extended up to about 60 किलोमीटर inland after striking the coast. यानी कि 60 किलोमीटर तक उसका वो अफेक्ट रहता है. Their effect on land is already reflected in basic wind speed. ठीक है. The influence of wind speed of the coast up to distance of about 200 किलोमीटर may be taken as 1.15. अगर वो अपना सी कोस्ट से 200 किलोमीटर के अंदर है तो 1.15 फैक्टर लेना है K4 को, times the value of nearest coast in the absence of any definite wind data. The factor 1.15 shall be used in addition to K4. K4 के साथ में अगर अपना साइक्लोनिक रीजन में वो आ रहा है तो अपन को 1.15 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, यानी कि सब वैल्यू के बाद भी अपन को K4 तो लेना है, इन एडिशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फैक्टर 1.15 को अपन को और लगाना है एडिशन टू K4, है ना. अब साइक्लोनिक एरिया कौन कौन से होगा, जैसे यहाँ पे अपन इस फर्स्ट वाली फिगर में देखें तो यहाँ पे जो अपना कोस्ट के पास वाला एरिया है वो कुछ डार्क डार्क आपको दिखाया होगा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला एरिया, ये वाला, ये सब कोस्ट के पास वाले हैं, सी के पास वाले जो होते हैं ना वो. तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे अपना पूरा ये वाला एरिया सी है, ये पूरा इधर सी तो है, तो सी के पास वाले ये सब कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे अपन को 1.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये अपने 4 फैक्टर यहाँ पे हो चुके हैं. इसके बाद भी अपने पास और फैक्टर भी आएंगे, तो अभी अपन देखते हैं. डिजाइन विंड स्पीड अपन को मिल चुकी है VZ. अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर अपन को और ऐड करना है. जिसे VZ अपन ने निकाल लिया, VZ का फॉर्मूला क्या था, VZ इक्वल्स टू KB VB. VB क्या था अपना, बेसिक डिजाइन स्पीड, जो अपन को उधर मैप में देखने को मिला था. VZ था अपना VB, K1, K2, K3 एंड K4. ये चारों फैक्टर अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, VB अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन को VZ यहाँ से मिल जाएगा. और VZ के बाद भी अपन को डिजाइन विंड प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो उसका जो फॉर्मूला IS कोड ने अपन को दिया है वो है PZ इंटू 0.6 इंटू VZ स्क्वायर. अब ये जो 0.6 है, ये 0.6 क्या है अपने पास, ये 0.6 जो है वो अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर है. ये जो 0.6 है ये अपना प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर. तो यहाँ पे हाँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है. अब इसके अंदर PZ अपन को मिला 0.6 VZ स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अपन को वापस से PD निकालना पड़ेगा. PD क्या है, डिजाइन विंड प्रेशर. ये फाइनल होता है अपना PD जो होता है वो डिजाइन विंड प्रेशर. इसके अंदर भी अपन को क्या है, 3 फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, KD, KA और KC. अगर PZ को अपन इन 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को PD मिलेगा. ठीक है, और KD अपना क्या है, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर. KA अपना एरिया एवरेजिंग फैक्टर. KC है अपना कम्बिनेशन फैक्टर. ये सब अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, PD अपना जो डिजाइन ये वाला जो आएगा डिजाइन विंड प्रेशर, वो शुड नॉट बी लेस देन 0.7 टाइम्स ऑफ PZ. अब PZ अपन कहाँ निकाल चुके थे, यहाँ पे. अब ये 0.7 टाइम्स ऑफ PZ से कम नहीं होना चाहिए, नहीं डिजाइन विंड प्रेशर जो है वो 70% PZ से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब अपन फैक्टर डिस्कस करते हैं जो अपन बात कर रहे थे. तो सबसे पहले अपना फैक्टर है KD, विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये फैक्टर KD जो है उसकी रेंज होती है 0.9 टू 1 के बीच में. अब यहाँ पे फॉर साइक्लोनिक अफेक्टेड रीजन ऑल्सो द फैक्टर KD शेल बी टेकन एज 1. तो साइक्लोनिक अफेक्टेड रीजन मैंने आपको बताया था ऊपर, तो उसके लिए अपना जो फैक्टर होता है वो कितना होना चाहिए, 1. KD को लेना है 1. और अपना लेटिस फ्रेमवर्क, ट्रस्ट टावर है, ट्राइंगुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, फैक्टर अपना 0.9 रहेगा, मे बी यूज्ड ऑन द डिजाइन विंड प्रेशर फॉर सर्कुलर और नियर सर्कुलर. अगर सर्कुलर या नियर सर्कुलर है तो अपना रहेगा वो 1 का. तो अपना KD वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म. अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है एरिया एवरेजिंग फैक्टर. एरिया एवरेजिंग फैक्टर की बात करें तो अपना जो ट्रिब्यूटरी एरिया होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अपनी कोई बिल्डिंग है, जैसे मैं इन एलिवेशन में बता रहा हूँ, जैसे अपना ये कोई
बिल्डिंग है तो इसमें ऐसे 3 कॉलम आ रहे हैं, तो उसमें अपने पास 2 ये ऐसे एरिया मिलेंगे अपन को जहाँ पे अपना प्रेशर लगेगा, विंड प्रेशर, ठीक है? तो इस एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, इस एक पर्टिकुलर एरिया की अपन बात करेंगे। ये एरिया अगर अपना 10 मीटर स्क्वायर से कम है तो अपन को के ए लेना है 1, 25 है तो अपन को लेना है 0.9, मतलब लेस देन 10 है तो कितना लेना है 1 का, 10 से 25 के बीच में है तो अपन को 0.9 का लेना है, और ग्रेटर देन 100 आ गया तो अपन को 0.8 का लेना है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो अपना ये के ए कम क्यों हो रहा है? अगर के ए कम होगा तो अपना पी डी कम होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है, प्रेशर कम होगा ना, अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर अपना कम होगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि pressure coefficient given in table 7 in 7.3 as are a result of averaging the measured pressure values over a given area. As the area become larger, the correlation of measured value decrease and vice versa. ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो वैल्यू कम होएगी। द डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू लार्जर एरिया में बी टेकन इनटू अकाउंट। ओके, तो लार्जर एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा तो अपना वो कम होता रहेगा, और यहाँ पे दे रखा है लीनियर इंटरपोलेशन कर देंगे अगर एरिया एरिया जो है, एरिया की वैल्यू वो अपन को इन बिटवीन मिल रही है, ठीक है? फिर इसके बाद ये सब अपना और डाटा लिखा हुआ है, क्लेडिंग्स वगैरह की बातें की हुई है यहाँ पे। फिर तो अपने एक कोफिशिएंट बच रहा है शायद के सी, के सी के सी कहाँ गया? ये अपना के डी, ये अपना के ए। के सी के लिए यहाँ पे गिवन है 7.3.3, 7.3 पॉइंट, यहाँ आगे मिलेगा अपन को के सी की वैल्यू 7.3.3.13। ओके, ज़्यादा आगे आ गए अपन, 7.3.3.13, 7.3.3.13, सो 3.3.7। ये रहा 7.3.3.13 फ्रेम्स के लिए। व्हेन टेकिंग विंड लोड ऑन फ्रेम्स ऑफ क्लेड बिल्डिंग्स, यानी कि अपना जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है, पिच्ड रूफ, वेयर हाउस वगैरह होता है, it is reasonable to assume that pressure or suction inside and outside the structure shall not be fully correlated. Therefore, when taking the combined effect of wind load on the frame, a reduction factor of Kc, that is equal to 0.9, may be used over the building envelope when roof is subjected to pressure, internal pressure, suction or vice versa. यानी कि अपना जो क्लेड बिल्डिंग्स होती है ना, पेज्ड रूफ वेयर हाउस, अपना ऐसा कुछ वेयर हाउस रहता है ना, पेज्ड रूफ वेयर हाउस अपना ऐसा रहता है, स्टील स्ट्रक्चर।
ये ऐसा, और यहाँ पे अपने क्लेडिंग्स लगी होती है ना, और इस जगह भी अपना क्या, यहाँ पे अपना क्लेडिंग्स होता है, यहाँ पर भी क्लेडिंग्स होती है। तो ये अपना फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर क्लेडिंग्स होती है। तो ये उसी के लिए बोला गया है कि यहाँ पे अपन को जो लेना है वो अपन को 0.9 लेना है, और ओपन स्ट्रक्चर्स के लिए 1 लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या? अगर ओपन स्ट्रक्चर है अपना, क्लेडिंग वाला है तो अपन को 0.9 लेना है, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर है तो अपन को उसके लिए जो वैल्यू लेने पड़ती है 1 लेने पड़ती है, 1 ओपन स्ट्रक्चर के लिए। ये अपना क्लेडिंग वाला है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी। यहाँ से अपना पी डी आ जाएगा। पी डी आने के बाद उसके बाद अपन को फॉर्मूला मिलता है फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, एरिया मैंने आपको बता दिया है, 2 कॉलम के बीच का एरिया है वो अपन को लेना पड़ता है, ठीक है। जिसे एलिवेशन में अपना कुछ इस तरीके से है। तो ये एरिया मान लो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो इस एक का एरिया अपन को लेना पड़ेगा, इधर का पूरा एरिया अपन लेंगे तो अपन को इधर का फोर्स मिलता है। अगर अपन इसको पूरे को भी डिवाइड कर लेंगे ऐसे, मान लो अपन ने पूरा ले लिया ये, है ना। तो इस फेस पे टोटल कितना फोर्स अपना लगने वाला है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो पी डी डिजाइन विंड प्रेशर अपन को मिल चुका है, प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो क्या मिलता है अपन को, फोर्स मिलेगा ना। ये अपना क्या है, प्रेशर, ये प्रेशर है, ये एरिया है। तो प्रेशर इंटू एरिया ये फोर्स होता है, और ये कोफिशिएंट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट और इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू सीपीई माइनस सीपीआई इंटू ए इंटू पी डी, ठीक है। ए सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट और क्लेडिंग यूनिट, ठीक है। पी डी होता है डिजाइन विंड प्रेशर। अब यहाँ पे अपन को सीपीई और सीपीआई की वैल्यू चाहिए होती है। कौन सी वैल्यू चाहिए, सीपीई एंड सीपीआई की वैल्यू चाहिए होगी वापस अपन को फोर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर सीपीआई की जो वैल्यूज दी हुई है वो क्या दी हुई है, 5% अपन को लेनी है। सॉरी, अगर अपना जो ओपनिंग है यानी फ्लो ऑफ एयर विद ओपनिंग्स अगर लेस देन 5% है तो अपन को प्लस माइनस 0.2 लेना पड़ेगा। अगर एरिया अपना लेस देन इक्वल्स टू 5% है टोटल अफेक्टेड एरिया का, तो अपन को लेना पड़ेगा प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपना एक क्लडिंग यूनिट है, इसमें मान लो यहाँ पर ऊपर वेंटिलेशन आ गया, यहाँ पर मान लो कोई विंडो आ गई, तो इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का एरिया ये वाला और ये वाला एरिया अगर लेस देन 5% है तो अपना कितना प्लस माइनस 0.2 लेना है। और अगर 5 to 20% है तो प्लस माइनस 0.5 लेना है। 5 to 20% है तो अपन को प्लस माइनस 0.5 लेना है, ठीक है। और ग्रेटर देन 20% है, अगर ग्रेटर देन 20% आ गया तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 0.7, है ना। ये हो गए आपके सीपीआई की वैल्यूज। अब एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, इसके लिए अपन को अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए आईएस कोड ने दिया हुआ है। तो पहले अपन चेक करते हैं यहाँ पर वॉल्स के लिए, द एवरेज एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द वॉल्स ऑफ क्लेड बिल्डिंग ऑफ रेक्टेंगुलर प्लान शेल बी गिवन एज इन टेबल 5। तो अगर अपनी मोनोस्लोप हो या पिच रूफ हो, उसके लिए अगर अपन वॉल देखेंगे तो वॉल प्रोबेबली अपनी रेक्टेंगुलर शेप में रहती है ना, क्योंकि इसी के ऊपर अपना वो जो भी स्लोप है वो जाएगा ना, ऐसे। ये कुछ इस टाइप से बना होता है ना। तो यहाँ पे अपना कॉलम्स होते हैं। तो ये जो वॉल है अपनी क्लेडिंग वाली, ये तो अपनी रेक्टेंगुलर रहती है प्रोबेबली। तो यहाँ पे वो अपन को टेबल 5 में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पिच्ड
हिप्ड एंड मोनोस्लोप रूफ ऑफ क्लेड बिल्डिंग। अब यहाँ पे अपन को इसकी रूफ होगी या तो वो पिच्ड रूफ और मोनोस्लोप, ये दो मैं आपको बता देता हूँ, आगे बताता हूँ। तो अभी अपन जो देखेंगे वो पहले पिच्ड रूफ के लिए देखेंगे। तो पिच्ड रूफ के लिए जो अपन को टेबल वगैरह दी हुई है वो आगे सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ये वॉल्स के लिए हो गई। अब देखिए विंड कैसे लगती है, अपन को आईएस कोड ने कुछ साइड्स वगैरह बता रखी है। तो सबसे पहले अपन टेबल 5 देखते हैं रेक्टेंगुलर वॉल्स के लिए। क्या है ये? रेक्टेंगुलर क्लेड बिल्डिंग्स की जो वॉल्स होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसने क्या बता रखा है अपन को, जैसे मैं इन प्लान में बता रहा हूँ, ये प्लान है अपना, अपन टॉप से देख रहे हैं। तो ये साइड अपनी ए होती है और ये साइड अपनी बी, ये सी और ये डी। तो जब अपना विंड इस डायरेक्शन से एक्ट करेगा तो अपन बोलेंगे कि 0 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। जब अपना इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी विंड तो अपन बोलेंगे कि 180 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। जब अपना सी इधर से आएगा ना, वेट, चलो पहले इधर ले लेते हैं। तो ये अपन बोलते हैं 90 डिग्री से उधर से एक्ट करेगा तो अपन बोलेंगे 270 डिग्री से एक्ट कर रहा है। तो अपने केस ये हो सकते हैं ना, इधर से भी एक्ट करे, इधर से भी एक्ट कर सकता है, इधर से भी एक्ट कर सकता है, इधर से भी एक्ट कर सकता है। अभी मैं इसको आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि टेबल को अपन अगले लेक्चर में इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे, तो मैं उसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो अपने पास 4 फेस होते हैं, तो उनकी अपन को यहाँ पर देखो ए बी सी डी, यानी कि ये दिया हुआ है कि जब 0 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, यानी कि विंड जब अपनी इस साइड से एक्ट कर रही है तो अपनी वैल्यूज क्या होने वाली है, और 90 डिग्री जब अपनी इस साइड से एक्ट कर रही है तो अपनी वैल्यूज क्या होने वाली है। तो ये सब यहाँ पे होता है, ठीक है। और रूफ के लिए अपन बात करें तो पिच्ड रूफ के लिए यहाँ पे देखो अपन को ये दिया हुआ है, वापस से टेबल दिया हुआ है। जब विंड एंगल 0 डिग्री पे है और 90 डिग्री पे है, और ये जो थीटा है, ये थीटा अपना क्या होता है, जैसे कि ये मेरी रूफ है, प्लान में नहीं, अगर अपन सामने से देखे एलिवेशन में तो अपना कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा ये वाला है। इनको अपन को हो सकता है इंटरपोलेट की तो नीड नहीं होगी। अगर 0 से 5 0 है तो अपन को ये वाला लेना है, 5 डिग्री से कम है तो वो लेना है, फिर 5 से ज़्यादा और 10 से कम है तो अपन को ऐसे लेना है। समझ गए? तो इसकी कैलकुलेशन अपन आगे देखेंगे, मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर अपन पूरा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था मोनोस्लोप। तो मोनोस्लोप देखो, पिच्ड रूफ यहाँ पे, ये जो होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये होता है पिच्ड रूफ, जिसके अंदर अपना 2 स्लोप आता है, एक स्लोप इधर और एक स्लोप इधर, इसे बोलते हैं पिच्ड रूफ। मोनोस्लोप के अंदर अपना क्या आता है, मोनो से मतलब पता चल रहा है नाम से सिंगल, तो यहाँ पे सिर्फ अपना एक स्लोप आता है, ये देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं अपन मोनोस्लोप, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन पिच्ड रूफ के लिए पूरा एक कैलकुलेशंस करेंगे अपन, कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इस टेबल को कैसे सोल्व करते हैं और फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं। और इसकी मैं एक एक्सेल भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं अगली वीडियो में आपको उसकी एक्सेल भी बता दूंगा।